से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम सभी लोग मिल करके हिंदी साहित्य के आदिकाल और इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैंने बहुत ही सोच समझ करके प्रश्नों को सेट किया है और जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने रखा है। आप लोग हमें पूरा वीडियो देखने के बाद या कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आपका प्रश्न सही हुआ। तो समय न जाया करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसा ही अगला वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? क्या संस्कृत में लिखा गया या फ्रेंच में लिखा गया या जर्मन में लिखा गया या उर्दू में लिखा गया? तो आप लोगों को यह अंदाज़ा लग गया होगा कि लिखा किस भाषा में गया था। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? गार्सा दा तासी ने लिखा था। द इस्तवार लेतुत्तर एंदुई है हिंदुस्तानी लिखा गया था। आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस्तवार दाला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ था? बहुत ही सोच समझ के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसका अंदाज़ा लगाइए आप कौन सा सब सही हो सकता है। क्या 1839 है या 1877 है या 1847 है या 1888 है? तो दो इस्तवार दाला लित्युतर एंदुई हिंदुस्तानी दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला जो भाग उसका प्रकाशित हुआ था 1839 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1847 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है सी नंबर का 1847। इस्तवार दाला लित्युतर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय प्रकाशन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ऐसे रहेगा द्वितीय प्रकाशन 1847 में और पहला क्या हुआ था 1839 में। ठीक, याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए 1839 से पहला तो यहाँ 1800, 3 के बाद 4 आता है और 9 यहाँ पे 7 कर दीजिए, ये 9 को सीधा कर दीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले लेखक कौन थे? तीसरा नंबर, क्या शिव सिंह सेंगर थे जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा था, या गारसा दत्तासी लिखे थे, या मिश्र बंधु लिखे थे, या जॉर्ज ग्रियर्सन लिखे थे? तीसरे का ऑप्शन कौन सही होता है? जवाब दीजिएगा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले पहले लेखक जो थे गारसा तासी थे। अभी अभी हमने इनके बारे में बताया था। और शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा है। 3 भाई मिलकर के। चौथा प्रश्न करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास आपको मिलेगी और आपकी जो तैयारी चल रही है प्यारे साथियों, उस तैयारी को आपको जांचने का इस छोटे से वीडियो में आपको मौका मिल रहा है। तो देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल, चौथा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वह टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? क्या 1918 में या 1937 में या 1919 में या 1929 में? बताइएगा। चौथे प्रश्न का जवाब होता है आपका
1929 ईस्वी में कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। मिस्र बंधु, बंधु होना चाहिए था, यहाँ बंधु है। विनोद कितने भागों में विभाजित हुआ था? मिस्र बंधु विनोद, जिन्होंने मिस्र बंधुओं ने लिखा था, मिस्र बंधु कितने भागों में विभाजित है? क्या 4 में, या 5 भागों में, या 3 भागों में, या 2 भागों में? 5वें नंबर का प्रश्न का जवाब आपका होता है 4 भागों में। कितने भागों में साथियों? 4 भागों में। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में? 4। 3 भाइयों ने मिलकर के लिखा था, 3 भाई, एक और, 4 भागों में। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, 3 तो भाई थे जो मिल करके लिखे थे, और एक रचना जोड़ दीजिए। 3 भाई मिल करके, 3 भाइयों ने मिल करके एक रचना लिखी थी, इसलिए जो है कितने भागों में है ये उनकी रचना? 4 भागों। अब कभी नहीं आप भूलोगे, ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। आचार्य रामचंद्र, 6ठा नंबर का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा है? सोचिए, क्या आदिकाल कहा है, या पूर्व मध्यकाल कहा है, या आधुनिक काल कहा है, या उत्तर मध्यकाल कहा है? 6ठे नंबर का प्रश्न का जवाब, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा था। आप जानते हैं उन चारों भागों में नाम क्या है? आप जानते, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा था? 4 भागों में बांटा था। पहले को आदिकाल कहा था, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं। दूसरे को मध्यकाल कहते हैं, जिसे भक्तिकाल कहते हैं। एक उत्तर मध्यकाल है, जिसे रीतिकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल, इसी को रीतिकाल भी कहते हैं। और एक और चौथा है, चौथा कौन सा है? आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, चौथे भाग को आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हिंदी काव्यधारा ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी काव्यधारा ग्रंथ किसने लिखा? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने, या राहुल सांकृत्यायन जी ने, या श्याम सुंदर दास जी ने, या सभी ने लिखा था? उम्मीद है आप सभी लोगों को इसका जवाब पता होगा। 7वें नंबर के प्रश्न का जवाब है ये, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में यह भी पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? या 1880, क्षमा चाहते हैं, 1800 में, या 1805 में, या 1809 में, या 1808 में? कब हुआ था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है, कहाँ पर है? कलकत्ता में था। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1800 में। आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए? क्योंकि अंग्रेज के जो लोग आते थे वहाँ पर, बड़े बड़े अधिकारी, उन्हीं को सिखाने के लिए 2 हिंदी के महान विद्वानों को नियुक्त किया गया था। 9वां प्रश्न, भला हुआ जो मारिया किसकी पंक्ति है? भला हुआ जो मारिया, यह किसकी पंक्ति है? 9वें नंबर का जवाब अब दीजिए। क्या लुइपा ने किया था, या सराहपा ने किया था, या हेमचंद्र ने किया था, या सबरपा जी ने किया था? 9वें का थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। भला हुआ जो मारिया किसकी पंक्ति है? 9वें नंबर का जवाब होता है, बिना देर किए हम लोग बताते हैं किसका है। 9वें नंबर का प्रश्न का सराहपा ने किया था। सराहपा, सराहपा को राहुल जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य पहला कवि भी माना है। आगे 10वें नंबर का प्रश्न लेते हैं। आधार काल नाम किसने दिया? आधार काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद ने, या राम कुमार वर्मा ने, या रामचंद्र शुक्ल जी ने, या सुमन राजे ने? 10वें नंबर का जवाब दीजिए। तो आधार काल, आधार काल नाम दिया था सुमन राजे ने। याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं कि आधार कार्ड सभी का बनता है, आधार कार्ड सभी का बनता है, तो सुमन का आधार कार्ड बनाना है, या सुमन का आधार कार्ड बन गया। सुमन का आधार कार्ड याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे, सुमन का आधार कार्ड।
11 नंबर, गाहा या गाथा कहने से क्या बोध होता है? गाहा या गाथा कहने से बोध होता है, किसका बोध होता है? अपभ्रंश का होता है, या प्राकृत का होता है, या लोक भाषा का होता है, या देश भाषा का होता है? 11 नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए। तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्राकृत का। ये भी ELT ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में जो हुआ था। 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है? किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। किसे माना है? स्वयंभू को माना है। अब देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो राम कुमार वर्मा का नाम शुरू होता है रा से, और स्वयंभू भी शुरू होता है, पहले ऐसे ही तो बनेगा, तब ऐसे जाके बनेगा। तो याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका आपको है, राम कुमार वर्मा, राम कुमार, रा लिख दिए, फिर स्वयंभू पहले ऐसे बना दिए, तो ये हो गया। एकदम मिलता जुलता है, कभी नहीं भूलेंगे आप। आगे 13 नंबर का प्रश्न, पौमचरियु में किसका चरित्र वर्णित है? यानी पौमचरी जो रचना है उसमें किसके चरित्र के बारे में बताया गया है? 13 नंबर प्रश्न में सीता जी के बारे में, या भरत के, या सभी, या राम के? तो पौमचरी आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये श्री रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित उसमें रचनाएं उल्लिखित हैं। पौमचरी, इसी से प्रश्न लिया गया है। पौमचरी कितने भागों में विभक्त है? सोचिए, सोच के जवाब दीजिए, अंदाजा लगाइए आप। ए क्या 2 में, बी यानी 3, सी यानी 4, डी यानी 5? 14 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। पौमचरी कितने भागों में विभक्त है? तो पौमचरी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। उम्मीद है आपको प्रश्न की उत्तमता जो है अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी भी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। 15 नंबर, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया है? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन यानी काव्य की रचना खड़ी बोली में किसने सबसे पहले लिखा है? अमीर खुसरो ने, या गारसा दत्तासी ने, या सूरदास ने, या स्वयंभू ने? तो 15 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केश, ये किसकी है? अमीर खुसरो की है। 16 नंबर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? छंद है, या महाकाव्य है, या गद्य काव्य है, या व्याकरण है? 16 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। आप अंदाजा लगाइए क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण है। क्या है? एक व्याकरण है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बहुत ही चर्चित प्रश्न रहता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, या जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था, या राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा था? 17 नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। 18 नंबर का प्रश्न, योग सार किसकी रचना है? योग सार किसकी रचना है? जो इंदु की, या मुनिराम की, या शिव सिंह की, या पुष्पदंत की? 18 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो योग सार रचना जो इंदु की है, किसकी है? जो इंदु की है। 19 नंबर का प्रश्न, कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता और इसी से संबंधित एक और रचना है कीर्ति पताका, किसकी रचना है? किसकी भाषा में है? देसी भाषा में है, या अपभ्रंश में है, या प्राकृत में है, या विदेशी में है? 19 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए।
तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अपभ्रंश भाषा में है। किसमें है? अपभ्रंश भाषा में है। 20 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? क्या राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है, या रामचंद्र जी ने कहा है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है? सराहपा, अभी अभी हमने चर्चा किया था ऊपर के प्रश्नों में कि देखो स, र, ह और प याद करने का सबसे अच्छा तरीका सराहपा है। तो राहुल जी ने कहा था। किसने कहा था? राहुल जी ने। तो देखो सराहपा, सराहपा में रा आ रहा है, सराहपा में क्या आ रहा है? रा आ रहा है, और राहुल में भी क्या आ रहा है? रा आ रहा है। एकदम आपके दिमाग में कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, कोई दबाव ही नहीं रहेगा, एकदम याद करने का सबसे अच्छा तरीका। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। क्या है? सराहपा है। कौन है? सराहपा। इनको मानव किसने था? और राहुल जी ने। किसने कहा था? और राहुल ने। तो रा इसमें आ रहा है, रा इसमें आ रहा है। खत्म बात, समाप्त बात, याद करने के झंझट खत्म। 21 नंबर के प्रश्न में चलते हम लोग। बीसल देव रासों में बीसल देव की पत्नी कौन थी? बीसल देव रासों में बीसल देव की पत्नी कौन थी? 21 नंबर का प्रश्न। क्या राजमती थी, या रूपमती थी, या नागमती थी, या ज्ञानमती थी? सोचिए जरा कौन सा हो सकता है। तो इसमें से आपका जवाब सही होता है राजमती। क्यों? कौन सा जवाब होता है सही? राजमती होता है। कौन सा? राजमती। अगले प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 सिद्धों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। सिद्ध आप सब लोग जानते हैं, सिद्धों ऐसे करके लिखा जाएगा। निम्न में कौन 84 सिद्धों में नहीं आते हैं? विरूपा, या कणप्पा, या सारंगधर, या कुकुरिपा? 22 नंबर के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। तो 84 सिद्धों में ये सारंगधर जो हैं यही नहीं आते हैं। 84 में सिद्धों में सबसे पहले कौन आते हैं? तो सराहपा ही आते हैं। कौन आते हैं? सराहपा आते हैं। 30 नंबर। आलखंड का दूसरा नाम क्या है? खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, या हमीर रासो, या परमाल रासो? आलखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। समझ गए? परमाल रासो रेखा कितने था? जगनी, समझ गए होंगे। एक थाल मोती से भरा किसकी पंक्ति है? फिलहाल तो ये अधूरी पंक्ति हमने लिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे। एक थाल मोती से भरा किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो साहब, या विद्यापति जी, या जगनीक, या लुइपा? 24 नंबर के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। 24 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है अमीर खुसरो साहब ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो साहब ने कहा था। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुल होना चाहिए। तो ये कुलम लिखा हुआ है, ये गलत है थोड़ा सा। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 11, 12 या 14? 25 नंबर में तो विद्यापति ने कुल 14 रचनाएं की हैं, जिसमें से इनकी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। बहुत ही प्रश्न अपभ्रंश में लिखी गई हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। उम्मीद है YouTube से जुड़ने वाले जितने भी साथी हैं आपको वीडियो अच्छी आई होगी। प्रश्नों का जो संग्रह है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया
लाइक करके जाइएगा। वीडियो को जब भी देखिएगा एक लाइक कीजिएगा। इससे होता क्या है कि हम मोटिवेट होते हैं कि अपने साथियों के लिए और कितने अच्छे बेहतर तरीके से प्रश्न को लाए जा सकते हैं। और जब लाइक मिलता है तो थोड़ा सा मेहनत सार्थक सिद्ध होती है। तो तब तक के लिए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार, फिर से नमस्ते।